गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रितु चंद्रवंशी, अतिथि व्याख्याता समाजशास्त्र, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कवर्धा। आज का हमारा टॉपिक है आप लोग के पेपर थर्ड का यूनिट थर्ड, जो है सोशल कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। मतलब सामाजिक सांस्कृतिक कल्चर पर वैश्वीकरण के प्रभाव। ठीक है, इस वीडियो में हम वैश्वीकरण क्या होता है यह जानेंगे, और दूसरा इसका हमारे सामाजिक सांस्कृतिक कल्चर पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसका क्या क्या प्रभाव है। ठीक है, फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो यह जानते हैं कि वैश्वीकरण एक ऐसी व्यापक प्रक्रिया है जिसके जरिए सिर्फ राष्ट्र स्तर पर नहीं, विश्व स्तर पर संकुचन हो रहा है, विश्व स्तर पर विकास हो रहा है। ठीक है, और मतलब आज जो वैश्वीकरण के नाम पे जो चल रहा है उसको हम विश्वग्राम भी कह सकते हैं, या फिर यह कहना धोखा भी है। वैश्वीकरण के पीछे विश्व बाजार एवं संचार क्रांति की भूमिका है। विश्व बाजार पर कब्जा करने की होड़ लगी हुई है। विश्व बाजार पर कब्जा करने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है उसमें उनका योगदान है। जैसे यहाँ तक कि उनका आशय ऐसे देशों से हैं जो अपने बाजार का विस्तार कर रहे हैं। ठीक है, समाजशास्त्र में वैश्वीकरण की अवधारणा हाल के कुछ दशकों में ही विकसित हुई है। भूमंडलीकरण अथवा वैश्वीकरण के समर्थक विद्वान पारंपरिक समाजशास्त्र की आलोचनाएं करते हैं। वे बोलते हैं कि पारंपरिक समाजशास्त्र अभी तक विश्व को समाज की एक व्यवस्था मानने के बजाय राष्ट्र राज्य की पुरानी अवधारणा से बंधा हुआ मानते हैं। ठीक है, यद्यपि वैश्वीकरण का सिद्धांत भी पूर्णतः निरपराध नहीं है, इसकी कई कमजोरियां हैं। यहाँ कुछ विद्वान यह प्रश्न खड़ा करते हैं कि वैश्वीकरण में साम्राज्यवाद का आधुनिक स्वरूप है। इन दोनों के बीच आखिर अंतर क्या है? भारत तथा अन्य विकसित देशों में नई वैश्विक संचार व्यवस्था विशेष रूप से टेलीविज़न चैनलों द्वारा फैलाई जा रही है। एक विशिष्ट प्रकार की अत्याधुनिक संस्कृति के प्रति विरोध के स्तर मुखर होने लग गए हैं। कुछ विद्वान वैश्वीकरण और आधुनिकीकरण के बीच संबंधों में भ्रांतियों को खड़ा करते हैं। ठीक है, इसके पश्चात हम जानेंगे कि वैश्वीकरण क्या होता है। वैश्वीकरण एक नई अवधारणा है जिसके विविध पक्षों का गंभीर विश्लेषण अभी जारी है, अभी किया जाना है, और अभी तक इसकी सामान्य परिभाषा या सर्वमान्य परिभाषा नहीं बन पाई है। इसे परिभाषित करने के कतिपय समर्थ प्रयास किए गए हैं, जैसे कि मेलकोल्म वाटर्स के अनुसार। ठीक है, वैश्वीकरण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें भूगोल द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को दबाया जाता है, जिससे लोग इस बात के लिए जागरूक होने लगते हैं कि उनका पश्च प्रवरण हो रहा है। ठीक है, वैसे ही फ्रीडमैन ने कहा है कि वैश्वीकरण वास्तव में बाजार, अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी का एकीकरण है। इसमें विश्व का मध्यम से छोटे रूप में ऐसा संकुचन हो रहा है जिससे हम सभी दुनिया के हर कोने में इतनी जल्दी और सस्ते में पहुंच जाएं, जितने इसमें हम कभी संभव ही नहीं हो पाया था। पूर्व की सभी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं की भांति यह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से घरेलू राजनीतिक नीतियों सभी देश के विदेशी संबंधों का स्वरूप प्रदान करते हैं। ठीक है, इस प्रकार यह वैश्वीकरण की दो परिभाषाएं हैं। इसके पश्चात हम जानेंगे वैश्वीकरण का सिद्धांत। देखिए, वैश्वीकरण का सिद्धांत एक वैश्विक सांस्कृतिक व्यवस्था के प्रादुर्भाव का परीक्षण करना है। वैश्वीकरण सिद्धांत के अनुसार सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के एक प्रकार द्वारा वैश्विक संस्कृति उत्पन्न की जाती है। एक विश्व सैटेलाइट सूचना व्यवस्था का अस्तित्व उपभोग और उपभोक्तावाद का एक वैश्विक स्वरूप है।
सार्वभौम जीवन पद्धति का संवर्धन, ओलंपिक खेल जैसे विश्व फुटबॉल प्रतियोगिता, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हो गया, मैच हो गया, जैसे ऐसे बड़े जो खेल हैं उसका विकास है ना, विश्व पर्यटन का विकास और राष्ट्र की प्रभुत्ता का ह्रास हो रहा है और वैश्विक मिलिट्री व्यवस्था का विकास, विश्व स्तरीय परिस्थिति संकट की पहचान, है ना। और इस प्रकार बहुत सारा है, जैसी विश्व राजनीति व्यवस्था का विकास है ना, राजनीति आंदोलन का विकास और मानवीय अधिकारों की अवधारणा का विस्तार, दुनिया के धर्मों के बीच जटिल अंतर परिवर्तन, मुख्य रूप से वैश्विकता द्वारा दुनिया को एक स्थान के रूप में देखने की चेतना को बढ़ाया जाता है। वैश्वीकरण द्वारा दुनिया को एक समग्र के रूप में देखने की दृष्टि पर बल देते हैं, मतलब पूरी दुनिया को एक समग्र, मतलब पूरे एक होल वर्ड को एक ही समग्र के रूप में देखने के लिए कहते हैं। ठीक है, वैश्विक जिसमें दुनिया को एक अनवरत निर्मित होते रहने वाले पर्यावरण के स्तर पर देखा जाता है ना। वैश्वीकरण इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का समाजशास्त्र है। वैश्वीकरण को विश्व व्यवस्था सिद्धांत के रूप में भी देखा जाता है। वैश्विक आर्थिक अन्यायोश्रय के विकास को विश्लेषित करने वाला विश्व व्यवस्था सिद्धांत यह दावा करता है कि सांस्कृतिक वैश्वीकरण महज आर्थिक वैश्वीकरण का परिणाम है। पहले यह दलील दी जा रही थी कि राष्ट्र राज्य का अभिसरण सुसंगत तथा एक रूपता वाले एक औद्योगिक समाज की दलील है। वैश्वीकरण वास्तव में विभेद और सजातीकरण की जैसी दो परस्पर विरोधी प्रक्रियाओं को एक साथ समेटे हुए हैं। सन 1990 में वैश्वीकरण समाजशास्त्र के परंपरागत ज्ञान का हिस्सा बन चुका है। समकालीन समाजशास्त्र नामक जर्नल में सितंबर 1996 के अंक में पुस्तक की विषय वस्तु पर आधारित एक सर्वेक्षण प्रकाशित भी किया गया था, जिसका निष्कर्ष था नारी आंदोलन, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, जीवन प्रजनन, आव्रजनन, प्रजाति पार्थक्य, प्रजातिवाद, जंगल उत्पादित उद्योग और महासागरीय कंपनियां, खाद्य उत्पादन एवं वितरण केंद्र, बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्थाएं, अमेरिकी विश्व विदेशी नीति, तीसरी दुनिया के नगरों का विकास और आधुनिक समाज के मूल्यों में परिवर्तन आदि, इन सभी के शीर्षकों में वैश्वीकरण और वैश्विकता जैसे शब्द का आशय पाया जाता है। ठीक है, यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि आज की दुनिया एक ऐसा ग्रह बन चुकी है जिस पर देशों की सीमाओं के ऊपर उठकर फैशन के सभी सामान पाए जाने या बेचे जाने लगे हैं, है ना। दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजा और प्राप्त किया जा सकता है। दुनिया के एक कोने पर बैठा कोई व्यक्ति दुनिया के दूसरे कोने के सामान को ई कॉमर्स द्वारा खरीद भी सकता है तथा इसमें ई बैंकिंग सेवा के अंतर्गत मास्टर कार्ड द्वारा कहीं से उसका भुगतान भी कर सकते हैं। उपयोगी वस्तुओं की श्रृंखला, साइबर समाज का विकास, पर्यावरण का समाजशास्त्र, लचर रोजगार, लचर कार्य, फ्लेक्सिबल है ना, लचर दैट मीन्स अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन, इंटरनेट, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, नवनिवेशवाद आदि के रूप में रेखांकित किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार ये वैश्वीकरण के आप लोग का सिद्धांत है। उसके पश्चात हम देखेंगे कि वैश्वीकरण का प्रभाव किस प्रकार किस हद तक बढ़ रहा है। तो चलिए फिर जानते हैं। वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव हैं। ठीक है, वैश्वीकरण एक दो-धारी तलवार कहा जाता है। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विविध क्षेत्रों में
सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं, जबकि इसके परिणाम स्वरूप विविध क्षेत्रों में नकारात्मक परिवर्तन भी हो रहे हैं। जबकि इसके फलस्वरूप विविध क्षेत्रों में नकारात्मक परिवर्तन भी हो रहे हैं, है ना? इससे हानि तथा विनाश की स्थिति भी सामने आ रही है। इन दोनों पक्षों की विवेचना द्वारा ही वैश्वीकरण के परिणामों को समझना तार्किक और वैज्ञानिक मूल्यांकन होगा। देखो, वैज्ञानिक, चिकित्सकीय तथा इस प्रकार के अन्य आविष्कार सभी के लिए उपलब्ध हुए हैं। आज अधिकांश क्षेत्र में गैर देशी संगठनों का तेजी से निर्माण हो रहा है। हरित शांति, नातेदारी आंदोलन, स्थानीय समुदाय तथा देशी लोगों के सशक्तिकरण से संबंधित आदि आंदोलन के प्रभाव से दुनिया भर के लोग आपस में एकता का अनुभव कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के व्यापक जाल से एनजीओ के माध्यम से दुनिया के एक साथ जुड़े रहें और एक अंतर्राष्ट्रीय शासन व्यवस्था को विकसित करने का मार्ग प्रशस्त करते रहें। तो इसके नकारात्मक परिणाम भी हैं, जैसे कि वैश्वीकरण के नकारात्मक परिणाम बहुत अधिक हैं, जैसे कि बेरोजगारी को बढ़ावा मिल रहा है। दलील दी जा रही है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्तर उपनिवेशवादी श्रम के विभाजन को बरकरार करते रखे हुए हैं, जो मुख्यतः विकसित देशों द्वारा संचालित होता है तथा दुनिया के अविकसित देशों के सस्ते श्रम और कच्चे माल का भरपूर प्रयोग करते हैं। राष्ट्र द्वारा उत्पादन और वित्तीय विनिमय के इस्तेमाल किए जाते हैं। लंबी दूरी तक तत्काल संप्रेषण स्थापित करके समुद्र पार के देशों की कंपनियों की वित्तीय व्यवस्था को संचालित करने तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रबंधन को अंजाम देने में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार ये है आप लोग का वैश्वीकरण के प्रभाव। इसके सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव को हम अगले कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए आपका ये क्लास यहीं पे स्टॉप होता है। फिर इसका अगला हम अगले वीडियो में बताते हैं। धन्यवाद।